नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। महाभारत, जिसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है, समय समय पर रामायण और महाभारत के विषय पर फिल्में और धारावाहिक बनते रहे हैं। एक दौर वो भी था जब भारत में धार्मिक धारावाहिकों को लेकर लोगों के मन में एक अलग ही विश्वास और आस्था थी। रामानंद सागर कृत रामायण, श्री कृष्णा और B.R. चोपड़ा कृत महाभारत में काम करने वाले कलाकारों को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो वो उसी युग से हों। आज के अपने इस एपिसोड में हम आप लोगों को एक ऐसे ही अभिनेता से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्हें दर्शक आज भी अर्जुन के रूप में ही देखते हैं। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्णा धारावाहिक में अर्जुन की अविस्मरणीय भूमिका निभाने वाले अभिनेता संदीप मोहन की। नहीं भगवान, इस समय मैं आपके संपूर्ण रूप के दर्शन करना चाहता हूं। मैं आपके भिन्न भिन्न गुणों की, आपके भिन्न भिन्न रूपों की व्याख्या सुन चुका हूं। भिन्न भिन्न अवतारों में भी आपके भिन्न भिन्न रूप हुए हैं। मैं उन सब रूपों को, उन समस्त गुणों को एक साथ एक ही समय में देखना चाहता हूँ। नारद टीवी से हुई खास मुलाकात में संदीप जी के जीवन के बहुत से दिलचस्प किस्से सामने आए। संदीप मोहन जी का जन्म 1 जनवरी 1973 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिताजी एक इंजीनियर के रूप में दिल्ली में ही कार्यरत थे। संदीप की प्रारंभिक पढ़ाई भी दिल्ली से ही हुई। 12वीं तक की पढ़ाई इन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से की और ग्रेजुएशन भी इन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध कॉलेज करोड़ीमल से किया। अपने स्कूली दिनों में ये नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। इस तरह इनके मन में अभिनय के बीज पनपने लगे थे। शुरुआती दौर में ये दिल्ली की श्री राम सेंटर मंडी हाउस के थिएटर ग्रुप से जुड़े, जिसमें इन्होंने एक प्ले मेरा भारत महान में मुख्य किरदार निभाया। थिएटर करने के दौरान इन्हें दिल्ली दूरदर्शन के 2 सीरियल ये सच है और जाना पहचाना में मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिला। बाद में ये अपने दोस्तों के कहने पर मुंबई चले आए और फिल्मों में काम करने का मन बनाया। मुंबई आने के बाद इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि इनके पिताजी और परिवार वाले इनके इस कदम के खिलाफ थे। मुंबई में 6-7 महीने बीतने पर भी इन्हें कोई काम नहीं मिला और ये निराश होकर दिल्ली वापस आने वाले थे। उसी दौरान इनकी मुलाकात हुई विलास राज से और उन्होंने ही इन्हें रामानंद सागर जी से मिलने के लिए प्रेरित किया। सागर साहब ने इन्हें काम देने का आश्वासन देकर भेज दिया और ये दिल्ली चले आए। बाद में सागर साहब ने अपने धारावाहिक श्री कृष्णा में इन्हें अर्जुन का किरदार दिया। हे केशव, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में मेरे साथ हैं, तो फिर विजय प्राप्ति में कोई आशंका है क्या? श्री कृष्णा के बाद इनकी एक्टिंग करियर को जैसे एक नया आयाम मिल गया। फिल्मों और धारावाहिकों में अलग अलग तरह के किरदार किए। हमारा नाम है ठेकेदार भूरेलाल। जब हमने सुना कि हमारे गांव में बड़े बड़े लोग पधारे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी चलकर दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर ले। 40 years, वाओ! 40 साल से आप इस बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं। तब तो आप अभी तक आप बिजनेस में पार्टनर बन गए होंगे, है ना दीनदयाल अंकल? एक दिलचस्प बात यह है कि हिंदू धर्म के लगभग सभी पौराणिक पात्रों को निभाने वाले ये इकलौते एक्टर हैं। इनकी एक फिल्म रविदास 7 फरवरी को रिलीज हुई है। अगले दीपावली पर रिलीज होने वाली फिल्म पृथ्वीराज में इन्होंने राम पुरोहित की भूमिका निभाई है। आइए अब आगे संदीप जी के बारे में विस्तार से जानते हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नारद टीवी पे। धन्यवाद अनुराग जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यूपी से चलकर आए और यूपी की मिठास लेकर आप मुंबई में आए और आपके जरिए नारद टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे। मसलन आपकी पैदाइश कहाँ हुई, पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और परिवार में कैसा माहौल रहा और अभिनय के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? अनुराग जी, मेरी पैदाइश, स्कूली और कॉलेज की शिक्षा दीक्षा जी सब कुछ दिल्ली में हुई। अच्छा। और वो इसलिए कि हमारे पिताजी जो थे वो इंजीनियर थे और कॉरपोरेट सेक्टर में कार्यरत थे जी। और दिल्ली में उस वक्त उनका काम था, तो दिल्ली में पैदा हुआ मैं। शुरुआती दौर पर DPS RK-पुरम में बहुत अच्छा स्कूल है, जो उस वक्त का नंबर 1 स्कूल था, तो वहाँ मैंने पढ़ाई की। 2-3 साल के लिए मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र कोलकाता हो गया। अच्छा। तो मैं उनके साथ कोलकाता चला गया। वहाँ न्यू अलीपुर एक जगह है जहाँ हम लोग रहते थे और सेंट थॉमस स्कूल है, वहाँ पढ़ाई करता था। कुछ समय के लिए मैं देवघर चला गया झारखंड में, जहाँ हमारे दादाजी रहते थे। वहाँ पर कुछ सालों स्कूल में पढ़ाई लिखाई की। फिर वापस आके दिल्ली में दिल्ली पब्लिक स्कूल से 12वीं की परीक्षा दी मैंने और फिर किरोड़ीमल कॉलेज, जो कि बड़ा प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ से अमिताभ बच्चन जी ने भी पढ़ाई की है और हमारे ज़माने में वो कॉलेज भी आए थे।
तो किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा पूरी की, और उसके बाद श्री राम सेंटर मंडी हाउस जो कि बहुत प्रसिद्ध जगह है, वहाँ से मैंने थिएटर में काम शुरू किया। तो उस ज़माने में एक प्ले आता था मेरा भारत महान, जिसकी डायरेक्टर थी चित्रा शाह। बाद में वो अनिल शर्मा जी की एसोसिएट डायरेक्टर थी मुंबई में, जिन्होंने गदर और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई। तो उनकी उस प्ले में मेरा भारत महान में जो मुख्य किरदार था एक स्टूडेंट लीडर का, वो मैंने किया, और उसके 50 शोज वहाँ श्री राम सेंटर में हुए। और वो करते करते ही दूरदर्शन का ज़माना था उस वक्त, तो मुझे डीडी के 2 शोज में मुख्य रोल मिल गए दिल्ली में ही। अच्छा। तो उनकी शूटिंग होती थी चेन्नई में, हिंदू ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स उसके मेन प्रोड्यूसर थे, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो हमारे जो डायरेक्टर थे विनोद जी, वो मणिरत्नम के एसोसिएट डायरेक्टर थे। तो ये सच है और जाना पहचाना, ये 2 सीरियल मैंने दिल्ली में रहकर किया। और करने के बाद जब वो सीरियल टेलीकास्ट होने लग गए, तो मैं मुंबई आया कि भाई यहाँ की फिल्मों में मैं काम करूँगा। तो उस वक्त कुछ पता नहीं था मुझे कि भाई कैसे करते हैं फिल्मों में काम और कहाँ ढूंढा जाता है। मुझे ऐसा लगा कि भाई डीडी में सीरियल आ रहे हैं तो बड़ी आसानी से काम मिल जाएगा फिल्मों में। शाहरुख साहब को पहले मिला था और अमन वर्मा साहब हमसे पहले आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई ऐसा नहीं होता है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है और समय लगता है। तो मैं भी लोगों से मिलजुल रहा था, उमेश मेहरा जी और मुझे याद है शक्ति सामंत जी थे उस जमाने में, प्रमोद चक्रवर्ती, और ऐसे बहुत सारे लोग जो न्यू कमर्स को चांस देते थे, महेश भट्ट जी, इनसे मैं भी मिला जी। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया थी, यानी कि कम से कम ऐसा नहीं होता है कि आप आए और तुरंत आपको काम मिल जाए, ऐसा कभी कभी होता है। ज़्यादातर आपको उनसे मिलते जुलते रहना पड़ता है, और सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे। उन्होंने कहा कि संदीप जी आप बिल्कुल फिट है इस काम के लिए, और आप ये काम कीजिए और हम आपको अच्छा मौका देंगे। जैसी हमारी फिल्म एक यंग कलाकार को लेकर शुरू होगी। मुझे याद है उस ज़माने में एनएनसीपी साहब थे, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी वाकफियत थी। एनएनसीपी साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा और बहुत सारे लोगों को चांस दिया है। तो उन्होंने ये कहा कि संदीप तुम में वो सभी गुण हैं जो एक बहुत अच्छे कलाकार में होने चाहिए, और काम भी उन्होंने टेलीविज़न में देखा, लेकिन तुम्हें थोड़ा समय लगेगा। अब ये समय मेरे पास नहीं था, क्योंकि हमारे पिताजी ने ये ताकीद की थी कि ग्रेजुएशन के बाद आर्थिक रूप से हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। हमारे छोटे 4 भाई बहन थे। अच्छा। तो वो भी पढ़ लिख रहे थे, सब छोटे थे उस वक्त, तो उनको भी पढ़ाना लिखाना था, बहनों की शादी करनी थी। तो उन्होंने कहा कि अब इसके बाद जो है आप खुद मैनेज करेंगे। और 2 सीरियल में मैंने थोड़े पैसे भी कमाए थे, तो वो पैसे जब तक मेरे पास थे तो मैं फिल्मों की स्ट्रगल बहुत अच्छे से करता रहा। मेरा एक दोस्त था उस जमाने में सुरेश, तो वो बेचारा मेरा सेक्रेटरी भी बन गया। तो मेरे बैग और फोटोग्राफ्स, हार्ड कॉपी फोटोग्राफ्स का ज़माना था, तो हार्ड कॉपी लेके चलता था, लोगों को दिखाते थे, और हम बड़े उत्साही ढंग से काम करते थे। महेश जी व्यक्तिगत तौर पे मुझे जानते थे। उस समय वो एक फिल्म सुष्मिता सेन जी के साथ बना चुके थे, जहाँ उन्होंने शरद कपूर को इंट्रोड्यूस किया था। तो वो मुझे कहने लगे कि अगली फिल्म में हम आपको लेंगे। तो ऐसे करते करते समय 4, 6, 7 महीने बीत गए, और मेरे पैसे भी ख़त्म होने लग गए। तो बड़ी चिंता का विषय हो गया। फिर याद है मुझे कि उमेश मेहरा जी का भी ऑफिस नटराज स्टूडियो में था, जो अब वो स्टूडियो नहीं है, वहाँ पर एक बिल्डिंग बन गई है। तो प्रमोद चक्रवर्ती, उमेश मेहरा, सामंत साहब, सागर साहब, इन सब का ऑफिस नटराज स्टूडियो में हुआ करता था। तो जिस दिन मैं उमेश जी से मिलने गया, उन्होंने कहा संदीप अभी 1-1.5-2 महीने और लगेंगे। अब ये 1-1.5-2 महीने मेरे पास थे नहीं। तो मैं अपने दोस्त के साथ, सुरेश नाम था उसका, जो मेरा सेक्रेटरी बन गया था, तो हम उसके नटराज स्टूडियो के कैंटीन में बैठे बात कर रहे थे कि भाई अब हम आगे क्या करें। क्योंकि ये 1-1.5 महीने 2 महीने कर करके 7 महीने बीत गए, तो हम और कितनी दिन इंतजार करें। और मैं उसको भी सपोर्ट कर रहा था, और मेरा खुद का भी खर्चा था। हम टैक्सी में चलते थे, हम हीरो बनने आए थे, और कपड़े भी वैसे पहनना है, और लोगों से भी वैसे मिलना है, और खाली समय में जिम जाना है, क्योंकि कोई काम होता नहीं है फिल्मों के स्ट्रगल में। तो हम कैंटीन में बैठे बातचीत कर रहे थे कि सुरेश अब क्या करे। तो हमारे पीछे बैठे थे विलास राज जी। ये घटना बहुत कम लोगों को बताई है मैंने, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता था। वो मेरे टेबल के पीछे बैठे हुए मेरी बातें सुन रहे थे। तो वो मेरे पास आए, और हम मिसल पाव खा रहे थे। मुझे आज भी याद है, उसल पाव, मिसल पाव मुंबई की बड़ी प्रसिद्ध डिश है।
तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई यंग मैन, तुम टेलीविजन में काम क्यों नहीं करते? टेलीविजन में बहुत काम है तुम्हारे लिए, तो फिल्मों में तो बहुत टाइम लगता है, तुम्हें हो सकता है साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल भी लग सकते हैं, तो टेलीविजन में तुम्हें तुरंत काम मिल जाएगा। तो मैंने बड़े अनमनस्क भाव से कहा कि कौन सा टेलीविजन, किसके पास जाएंगे हम तो ये 3-4 नाम जानते हैं। तो उन्होंने यहाँ कहा कि ये नटराज स्टूडियो में ही सागर साहब का दफ्तर है, रामानंद सागर जी का नाम सुना है? तो सागर साहब का नाम तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं सुना हो, हमारे घर में भी सब सीरियल देखते थे। तो मैंने कहा नाम सुना है उनका? तो बोले यहाँ चले जाओ तुम वहाँ, और ऑफिस में प्रेम सागर जी बैठे मिलेंगे आपको, तो आप उनसे मिल लीजिए और अपना परिचय दीजिए। तो इतना उन्होंने कहा और बोलो मेरा नाम लोगे तो वो अंदर जाने देंगे आपको। तो मैं वहाँ गया और मैंने रिसेप्शन में ये कहा, आज भी मुझे याद करके बड़ी शर्मिंदगी से महसूस होती है, मगर उसमें बचपना था, ओवर कॉन्फिडेंस था, पता नहीं था। तो मैंने रिसेप्शन पर उनको कहा कि मैं रामानंद सागर जी से मिलने आया। तो अमूमन रामानंद सागर जी से कोई इस तरह से मिलने नहीं जाता है, लेकिन बचपने में मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि नहीं भाई, ये राजू शुक्ला जी हैं जो कास्टिंग करते हैं, राजेंद्र शुक्ला नाम था उनका, आप इनसे मिलिए। मैंने कहा नहीं, मुझे तो रामानंद सागर जी से ही मिलना है और मुझे विलास राज जी ने भेजा है। तो ये सारा वाकया प्रेम सागर जी अपने शीशे के केबिन से देख रहे थे, उनके एक शीशे का केबिन था। तो उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को फोन किया, मंगला नाम था उसका, कि भाई उस लड़के को भेजो अंदर। मैं प्रेम सागर जी को भी नहीं जानता था। तो मैं जब अंदर गया तो उन्होंने बोला कि यस, व्हाट डू यू वांट यंग मैन? तो मैंने कहा कि आई हैव कम टू मीट रामानंद सागर जी। बोले आपको किसने भेजा है? तो मैंने कहा विलास राज जी। और विलास राज जी कृष्णा में कंस का रोल कर रहे थे, वो जानते थे उनको। तो बोले अच्छा, पापा जी तो ऑफिस नहीं आते हैं, ऐसा करो आप जुहू चले जाओ और बंगले पर उनसे मिल लो, मैं फोन कर देता हूँ। आप घर का एड्रेस जानते हैं? मैंने कहा घर का एड्रेस नहीं जानता मैं। तो उन्होंने अपने रिसेप्शनिस्ट को बोला एक टैक्सी बुलाइए इन जनाब के लिए। एक टैक्सी आई, टैक्सी वाले को एड्रेस दिया गया, उसका पैसा भी प्रेम जी ने दिया। पता नहीं अब प्रेम जी को याद है या नहीं याद है। और उन्होंने कहा कि मैं कॉल कर रहा हूँ, आप इमीडिएटली जाइए, पापा जी को बड़ौदा शूटिंग के लिए जाना है, वो आपसे मिल लेंगे। तो मैं सर पहुंचा बंगले में, सागर साहब का जो बंगला है जुहू में बड़ा फेमस है। और पापा जी मुझे याद है बालकनी में खड़े थे। तो बोले यार तू ही संदीप है जो दिल्ली से आया है और प्रेम ने फ़ोन किया था? मैंने कहा पापा जी मैं वही हूँ। मैं जानता नहीं था तब पापा जी बुलाते हैं उनको। मैंने कहा सागर जी मैं वही हूँ। तो उन्होंने कहा फटाफट ऊपर आ जा। मैं गया तो उन्होंने कहा कि संदीप ये सब काम जो तुमने किया है ये तो बहुत अच्छा है, मगर हम जिस तरह का काम अभी कर रहे हैं श्री कृष्णा, इसमें शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ती है। और मेरी हिंदी में उस वक्त थोड़ी सी दिल्ली का एक्सेंट था, जो पंजाबी एक्सेंट होता है वो हल्का सा था। तो उन्होंने कहा कि संदीप इसमें शुद्ध हिंदी की दरकार है, और इसमें गेटअप के साथ आप कैसे दिखेंगे ये मुझे पता नहीं है। तो आप अपनी वीडियो कैसेट और अपनी फोटोग्राफ और नंबर आप यहाँ छोड़ जाइए, राजू विल कॉल यू। राजू शुक्ला जी उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे। मैंने बड़े अन्य मनस भाव से फोटो के पीछे नंबर लिखा। पता नहीं क्या संजोग था कि बॉम्बे के नंबर के साथ साथ मैंने दिल्ली का नंबर भी उसमें लिख दिया। उसके बाद 1 महीने के बाद मेरी वापसी हो गई। मैं दिल्ली चला गया, मेरा दोस्त भी वापस आ गया। हमने कुछ दिन तो वहाँ थिएटर किया, फिर मेरा मन नहीं लगा। थिएटर में ऑलरेडी बहुत दिन कर चुका था, तो मैं हिमालय की ट्रैकिंग में निकल गया। मैंने बहुत ट्रैकिंग की है हिमालय में। तो उस ज़माने में जो है कल्चरल वॉलेंटियर चाहिए होते थे, जो अंग्रेज़ों के ग्रुप को भारतीय संस्कृति के धरोहर के बारे में बताएं और उनको अच्छी जानकारी। अंग्रेजी में थे, मेरी अंग्रेजी भी अच्छी थी, मैंने इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। तो मैं उस दल के साथ चला गया और मुझे पैसे भी मिलने लग गए। मैं एक्टिंग भूल गया और मैं हिमालय में ही मस्त हो गया। तो इस बात को 1 साल 1.25 साल बीत गए और मेरे पिताजी मुझसे बहुत नाराज थे। वो चाहते थे कि या तो मैं अमेरिका चला जाऊं और अच्छा काम करूं, क्योंकि उनके हिसाब से मैं बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड यूथ था उस जमाने में। तो वो चाहते थे कि या तो वो वहाँ चला जाए या कुछ बिजनेस वगैरह करे दिल्ली में, जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। तो मेरी बातचीत उनसे 1-1.5 साल से नहीं हो रही थी, वो नाराज थे मेरे से। तो मैं 1 साल या 1.25 साल के बाद दिल्ली आया और मैं डर के मारे अपने घर नहीं गया। मेरी सिस्टर जिसकी नई शादी हुई थी, मैं उसके घर चला गया और मैं रोहिणी में बैठा था उनके घर पे। तो मेरे पिताजी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि संदीप है वहाँ पे? तो मेरे सिस्टर ने कहा हाँ। वो डर गई, उसको लगा कि शायद कोई डांटने के लिए फ़ोन कर रहे हैं वो।
तो कहीं नहीं उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट कोई मैसेज है। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि राजू शुक्ला का फ़ोन आया था, रामानंद सागर जी पापा जी आपसे बात करना चाहते हैं और आप तुरंत उनको फ़ोन कीजिए। मैंने ये नंबर भी दिया है और उनका नंबर भी मैंने लिया है। तो मैंने नंबर नोट किया। जैसे ही फ़ोन रखा मैं उनको कॉल करने ही वाला था कि तुरंत सामने से राजू शुक्ला जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि पापा जी ने आपको याद किया है, आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ। तो बोले आप तुरंत फ्लाइट पकड़ के आ जाइए। उस समय इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट होती थी वो 2 ही जाती थी एक वीक में बड़ौदा के लिए, और उस ज़माने में उसका किराया 7,000 था, जो कि मेरे लिए ज़्यादा था। तो मैं सोच ही रहा था कि अब मैं क्या बोलूँ इनको। तो तभी वो समझ गए और उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, फ्लाइट का खर्च हम आपको देख रहे हैं, अब बस आ जाओ। तो बस इस प्रकार से मैं गया बड़ौदा। मेरा वहाँ स्क्रीन टेस्ट लिया गया अर्जुन के तौर पर। मैं थोड़ा लंबा था, पापा जी को लगा कि शायद ये कर लेगा अर्जुन का काम। और उस समय स्वप्निल जोशी कृष्णा थे, छोटे वाले टीनेजर। जी, तो मुझे जो है टीनेजर अर्जुन का रोल मिला। मैं टीनेजर अर्जुन था कृष्णा में। अच्छा। और 1 साल तक मैं दिल्ली से आता था बड़ौदा फ्लाइट से, जो पैसा प्रेम जी आनंद जी देते थे मुझे, और मैं शूटिंग करके चला जाता था। 1 साल के बाद मैं भी बड़ा हो गया, मैं 22 साल का हो गया और श्री कृष्णा में लीप हो रहा था। तो बाकी सारे कलाकार तो हट गए। पापा जी ने मुझे बोला कि भाई अगर तू थोड़ी बॉडी बना ले ठीक से और जिम विम कर ले तो तुझे मैं एक बड़े अर्जुन के तौर पे स्क्रीन टेस्ट लूंगा, क्योंकि तब तक सरदमन बनर्जी साहब बड़े कृष्ण थे, तो उम्र में मेरे से थोड़े बड़े थे वो। तो मैंने थोड़ी कोशिश की, मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया और उनकी कृपा थी कि उन्होंने मुझे बड़ा अर्जुन बनाया। फिर मैं दिल्ली से ही करीब मेरे ख्याल से कृष्णा मैंने 3.5 साल किया था, 1.5 साल और मैं दिल्ली से आता रहा। फिर मेरे पास इतने पैसे आ गए कि मैं मुंबई आ गया और कृष्णा ख़त्म होते ही फिर बहुत सारे काम मुझे मिला, बहुत सारे सीरियल मिले। बिया चोपड़ा साहब के साथ मैंने 7-8 साल तक उनके सभी सीरियल, सभी एडवर्टीजमेंट, बागवान को छोड़कर वो मेरा रोल अमन वर्मा जी को चला गया। अच्छा। जिस रोल के लिए मुझे कंसिडर किया जा रहा था। तो मैंने उनके साथ सारे काम किए, धीरज जी के साथ बहुत काम किया, सुधीर मिश्रा के साथ एक सीरियल न्याय आता था वो किया, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के साथ बहुत काम किया उपनिषद गंगा में, और फिर हाल फिलहाल में सिया के राम में वशिष्ठ का काम किया, चंद्रकांता किया। अभी रविदास रिलीज हुई है 7 फरवरी को जी। एक फिल्म है पृथ्वीराज, जिसमें अक्षय कुमार, संजय दत्त वगैरह है। इसमें गुरुराम पुरोहित की भूमिका कर रहा हूँ, जिसमें देखते हैं फिल्म में कैसा आता है। वो दिवाली के आसपास रिलीज होगी। अच्छा। तो इस तरह यात्रा चरैवेती चल रही है। थोड़ा पीछे अब चलते हैं, क्योंकि आपने पूरी जर्नी बता दी अपने लाइफ की। घर में जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको अभिनय करना, एक्टिंग करना है, तो रिएक्शन कैसा रहा परिवार में? मुझे लगता है कि पिताजी आपसे नाराज चल रहे थे, जैसा कि देखिए उस जमाने में ऐसा था कि अब तो क्या है कि सोशल मीडिया और टेलीविज़न की वजह से थोड़ा एक्सपोजर हो गया है, और बहुत सारे स्टार जो हैं आते हैं टेलीविज़न पे और बोलते हैं। तो उन्होंने जो फिल्म एक्टर्स का मिस्ट्री है, और इसमें सबसे मुख्य भूमिका अमिताभ बच्चन की है, क्योंकि सबसे बड़े एक्टर हमारे ज़माने के वही थे। उन्होंने उस मिस्ट्री को तोड़ दिया है। पर हमारे ज़माने में वो मिस्ट्री बरकरार थी। हमारे आसपास क्या जो कहते हैं ना 7 गांव, तो क्या 70 या 777 गांव में कोई एक्टर नहीं था। हम किसी एक्टर को जानते ही नहीं थे। मेरा परिवार नहीं जानता था, मेरे पहचान के परिवार वाले भी किसी को नहीं जानते थे। तो उनके लिए तो ऐसा, मैंने जब ये घोषणा की कि मैं एक्टर बनूंगा, तो उनको तो ऐसा लगा जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चांद पर जाना चाहता हूँ। तो सरल शब्दों में आपके यूपी में कहते हैं ना कि बौराए गए हो भैया। तो उनको लगा ये आदमी तो बौरा गया। मेरी माता जी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि भाई क्या कर रहे ये। और मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, मैंने DPS से पढ़ाई की है, किरोड़ीमल कॉलेज में था मैं। तो पढ़ाई में बहुत अव्वल नहीं, लेकिन अच्छा विद्यार्थी माना जाता था मैं। बिना परिश्रम के पास होता था और कोई नौकरी और अच्छा कार्य कर सकता था मैं। तो मेरे पिताजी को लगा कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उनको फिल्म देखने का बड़ा शौक था। और हमें उस ज़माने में महीने में एक फिल्म दिखाई जाती थी। तो उस ज़माने में पुरानी फिल्में भी लगती थी। तो मैंने अपने पिताजी के साथ राज कपूर जी की फिल्में, दिलीप कुमार साहब की फिल्में, अमित जी की फिल्में तो देखता ही था मैं। उस ज़माने में वही चल रहे थे, मुकद्दर का सिकंदर और सारी चीज़ें। तो फिल्म देखने का बड़ा शौक था। फिल्मों के बारे में बड़ी चर्चा होती थी, फिल्मों की बड़ी बारीक पारखी नज़र थी उनकी।
लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कोई इस दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन उनकी दरियादिली ये थी कि उन्होंने मुझे कहा कि अगर कर रहे हो तो मन से करना, अच्छा कार्य करने की कोशिश करना, और दूसरी बात कि पढ़ाने के बाद, पढ़ाई जिस विधा में मैं था तो वहाँ पढ़ाई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ख़त्म हो जाती है, तो आगे की जिम्मेदारी आप खुद उठाएंगे। अच्छा। तो मेरे ख्याल से मैं एकमात्र ऐसा एक्टर हूँ मेरी पहचान में जो माता पिताजी के केवल आशीर्वाद से, आर्थिक धन से नहीं, आशीर्वाद तो उन्होंने प्रचुर दिया मुझे, लेकिन बिना आर्थिक सहायता के ही ईश्वर की कृपा से मैं एक्टर बनने में कामयाब हो सका। फिर मैं जब ये कृष्णा कर रहा था, इसकी भी एक पृष्ठभूमि है कि एक तो ये मैं सीरियल करना ही नहीं चाहता था। अच्छा। धार्मिक में बहुत हूँ क्योंकि धार्मिक परिवेश से आया हूँ मैं, लेकिन मेरा मन ये था कि नॉर्मल कार्य हम करें जो पैंट शर्ट वाले कार्य हैं। लेकिन मेरे पिताजी महाभारत बहुत ध्यान से देखते थे और इसकी बड़ी विस्तार से हमारे घर में चर्चा होती थी। मैं भी जब छोटा था तो 2-3-4 साल की उम्र में ही हमारे दादाजी बद्रीनाथ केदारनाथ गए थे, तो मैंने उनसे, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके लिए क्या लाए, तो मैंने उनको कहा कि आप महाभारत मेरे लिए लाइए। तो गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत जो ब्राउन रंग के जिल्द में आती है जी, उसका 2 भाग विस्तृत संस्करण उन्होंने लाके मुझे दिया और मैंने पूरा पढ़ा। मेरे पिताजी पढ़ते थे और वो हमें समझाते थे और बताते थे कि क्यों अर्जुन बेहतर था, क्यों कर्ण से किस मामले में श्रेष्ठ था। तो जब मैंने ये काम किया तो उनको बहुत खुशी हुई। वो बड़े खुश हुए कि कम से कम एक अच्छा काम इसने अपनी लाइफ में किया, और वो हमारी माता श्री को और बाकी लोगों को बड़े गर्व से ये बात बताते थे। हमारे समाज में भी जब लोगों को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको कि भाई ये काम अच्छा कर रहे हैं। और समय डीडी में लोग देखते भी थे, बहुत बढ़िया। लेकिन वैसे कोई एक्टिंग से संबंधित पृष्ठभूमि होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक तो हम दिल्ली में थे, लेकिन मैं बचपन से नाटक करता था। दूसरी कक्षा में ही मैंने एक नाटक किया था जिसमें एक तकिया कलाम था, डोंट यू नो डॉक्टर। तो मैंने जिस तरीके से वो डोंट यू नो बोला तो वो सालों साल तक मुझे स्कूल में लोग डोंट यू नो डॉक्टर बुलाते थे। फिर मैंने स्कूल में नाटक किए, कॉलेज में नाटक किए और मंडी हाउस में नाटक किए। ये समझ के नहीं कि एक्टिंग करना है, बस शौक था तो हमने कर लिया। तो ये एक्टिंग में आना तो समझिए कि देव संजोगवश ही हुआ, उसकी भी एक चमत्कारिक घटना है। जी जी। अगर यहाँ पर समय हो तो मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसा हुआ सर कि ग्रेजुएशन में कर चुका था, पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले साल में था मैं, और ये नाटक वाटक कर रहा था। तो पिताजी हमारे बहुत ही सहिष्णु, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले, इनकरेज करने वाले, लेकिन बड़े प्रैक्टिकल थे। तो उन्होंने कहा कि टीपू जी, जो मेरे घर का नाम था, कि आज से आपकी पॉकेट मनी बंद की जा रही है। पॉकेट मनी समझिए 500 रुपये मिलती होंगी। आप अब बड़े हो गए, सयाने हो गए, अब आप अपना काम देखिए। तो मेरे पास बैंक अकाउंट में 3000 रुपये थे जो कि मैंने अपनी सेविंग से, पॉकेट मनी से ही बचाया था। और हम नाटक करते थे, नाटक में कोई पैसा मिलता नहीं था। जिस दिन शो होता था उस दिन 200 रुपये चित्रा शाह जी देती थी। बहुत ही भली लेडी थी, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अब इस दुनिया में नहीं है वो। तो मैंने ये सोचा उस दिन कि अब तो मुझे पैसे बचाने पड़ेंगे क्योंकि 3000 ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चले और मुझे दूसरा काम मिले। तो पहले दिन से मैंने ये निर्णय लिया कि आज से सारी फिजूल खर्ची बंद। तो मेरे फिजूल खर्ची में 2 ही चीज़ें थी। एक तो मैं अभी भी सिंग दाना, जिसको मुंबई में कहते हैं, दिल्ली की भाषा में मूंगफली कहते हैं। तो सर्दियों में मूंगफली खाने का मुझे बहुत शौक था, मैं दोस्तों को भी खिलाता था। और दूसरा, वहाँ कॉफ़ी होम थी एक दिल्ली में, जहाँ मैं अपने सभी दोस्तों को मसाला डोसा और कॉफ़ी पिलाता था। ये मेरा शौक था। मैंने कहा ये दोनों काम आज से बंद। तो मुझे याद है कि मैं पहली बार डीटीसी बस में चढ़ा। उसके पहले पिताजी ने मारुति 800 गाड़ी दी थी मुझे, उन्हीं की गाड़ी थी, लेकिन मैं ही यूज़ करता था क्योंकि उनको ऑफिशियल गाड़ी भी मिली हुई थी। तो मैं डीटीसी बस में गया, गेटवे ऑफ इंडिया, और वहाँ से मैंने सोचा पैसे बचाने के लिए मैं पैदल चलूँगा। लेकिन समय देखा, समय कम है, बारिश भी थोड़ी होने वाली है, रिहर्सल का समय हो रहा है। तो मैंने दूसरी बस बड़े अन्यमनस्क भाव से पकड़ ली और मूंगफली बिल्कुल नहीं खरीदा, और बस में मैं बैठ गया ये सोच के कि अब बड़ा दुख और स्ट्रगल का समय मेरा शुरू हो गया है जो एक्टर की लाइफ में होता है। मैं दिल्ली में ही था। तो वहाँ बस में साहब 4 लोग चढ़े और उनको देख के मुझे ऐसा लगा, क्योंकि सर्दी के दिन थे और मौसम बड़ा ख़राब था,
तो वो बीमार से एक आदमी लग रहा था। तो उसने वो मुझे 2-3 बार देखा उसने, फिर उसने मेरे से पूछा कि भाई पहाड़गंज जाने का रास्ता कौन सा है। तो हम जा रहे थे मंडी हाउस। मैंने कहा आप इस जगह उतरिए और वहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, आप 8 रुपये लगेंगे आपको। तो उसको देख के मैं समझ गया कि 8 रुपये देने 9 रुपये देने के लिए उसके पास नहीं है, 9 रुपये मिनिमम फेयर था। तो मुझे लगा इसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उसी दिन मैंने ये निर्णय लिया था कि अब मैं फिजूल खर्ची नहीं करूँगा। मैं मूंगफली भी नहीं खा रहा था और मैंने बस में सवारी की थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं उतरा, जहाँ जिस स्टॉप पर उनको उतरना था वहीं मुझे भी उतरना था, और मैंने जेब में हाथ डाला और 9 रुपये निकाल कर मैंने उनको दे दिए। और मैंने उनकी आंखों में भी नहीं देखा क्योंकि मेरी आंख में आंसू भरे हुए थे। और मैं मुड़ के चलने लग गया और मैंने सोचा अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही दिन मैंने वो निर्णय तोड़ दिया जो मैंने बहुत ही सोच समझ के लिया है, अपने दोस्तों से कंसल्ट करके। मेरा एक दोस्त था धर्मेंद्र उस जमाने में, जो हर चीज़ का मेरे उससे साझा होता था। तो मेरी आंखों में आंसू थे और मैं बहुत ही उदास मन से मैं गया और मैंने रिहर्सल भी नहीं किया। और मैं मंडी हाउस में, जो पुराने लोग हैं उनको पता है, कॉफ़ी शॉप है जहाँ ब्लैक कॉफ़ी मिलती है, तो वहाँ मैं बैठ गया और मैं ब्लैक कॉफ़ी पीने लग गया। और एक स्टैंड बाय हुआ करता था मेरे नाटक का, तो उसको मेरे से बड़ी रंजिश थी। वो बॉम्बे 3-4 बार आके वापस जा चुका था। वो जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था और उसको ये लगता था कि रोल मुझे सिर्फ इसलिए मिल गया क्योंकि मैं देखने में अच्छा हूँ और चित्रा जी को एक अच्छा हीरो टाइप का आदमी चाहिए था। और उसको स्टैंड बाय का मौका ही नहीं मिलता था क्योंकि मैं एब्सेंट ही नहीं होता था, मेरा काम ही कुछ नहीं था। तो उस दिन वो पहली बार आया, उसने बोला संदीप तुम गए नहीं रिहर्सल में? मैंने कहा नहीं यार, अब मैं करूँगा ही नहीं नाटक और ये काम ही मैं छोड़ रहा हूँ आज से। अरे अच्छा, बड़ी आश्चर्य की बात है, शो का क्या होगा? मैंने कहा अब जो होगा होगा, चित्रा जी समझेंगे। तो उसने कहा चलो एक काम करो, मरीना होटल है, वहाँ एक प्रोड्यूसर आए हुए हैं, सभी लोगों ने ऑडिशन दिया, तुम्हें पता है? मैंने कहा नहीं। बोले वहाँ चले जाओ, किसी का हुआ नहीं है लेकिन शायद तुम्हारा हो जाए क्योंकि इस टाइप का एक आदमी चाहिए उनको। मैंने कहा ठीक है। तो वो जब चला गया, मैंने सोचा कोई भी आदमी दुनिया का अगर मुझे सूचना दे तो मैं विश्वास कर लूँ इस व्यक्ति पे तो कभी नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझे पसंद ही नहीं करता, मुझसे बात ही नहीं होती उसकी। फिर भी मैं रात को समय पास करने के लिए मरीना होटल चला गया। तो वहाँ पर एस देवनाथन साहब बैठे थे जो कमल हासन जी के चीफ सेक्रेटरी थे और अब हिंदू ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर की तरफ से प्रोड्यूसर बन गए थे। तो उन्होंने मुझे देखा 2-3 बार, फिर कहा कि आप कल संडे को मिलीनियर आ जाइए, मेरे डायरेक्टर भी वहाँ पर हैं, मैं भी हूँ और 1-2 लोग होंगे, हम आपको मिलाएंगे। दूसरे दिन संडे था सर, उस दिन सब लोग घर में रहते थे, आराम होता था, बातचीत होती थी, कहीं घूमने जाते थे हम लोग। तो मैंने सोचा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये आदमी जो है समय वेस्ट करेगा और दिल्ली के प्रोड्यूसर वैसे भी उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। फिर भी पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन दुखी था तो मैं चला गया। अब जब मैं मेरिडियन पहुंचा तो पूरे 1.5 घंटे लेट था, बस से गया था मैं। और जाने के बाद वहाँ जब मैं ऊपर गया तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि संदीप यू आर लेट। तो स्टार बनने की पहली निशानी है कि लेट आना। उन्होंने मेरी खिंचाई की। तो बोले दूसरे लोग बैठे थे वहाँ पर सब, विनोद वगैरह लुंगी वगैरह पहन के। तो मैंने सोचा शायद कोई लाइन वाइन देंगे या बोलेंगे नाटक का कुछ सुनाओ। तो उन्होंने बोला आप इस कोने से लेकर उस कोने तक चलिए जोर से और उस कोने से इस कोने वापस आइए धीरे धीरे चल कर। मैंने कहा ये बड़ी अजीब बात लग रही है लेकिन मैंने किया। तो वापस जब आया तो उन्होंने बोला कि आप अगले 2-3 महीने में क्या कर रहे हैं? मैंने कहा 2-3 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 7 महीने नहीं, मैं पूरी तरह फ्री हूँ। तो उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें एक चेक लिखा। वो अमाउंट था सर 9,999। उस आदमी को 9 रुपये दिए हुए 48 घंटे नहीं बीते थे अभी। तो मैंने चेक देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने उसको रख लिया, बोले आपको टिकट वगैरह सब भेज दी जाएगी, आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, एड्रेस वैड्रेस सब लिखा, बोले फ्लाइट की टिकट आ जाएगी। उसके बाद जब मैं घर गया, मैं रास्ते पर ये सोचता रहा कि इस कमरे से उधर चलना पड़ा, उधर से इधर आना पड़ा और 9,999 का चेक। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। तो मैंने सोचा जाके अपने पिताजी से कंसल्ट करूं, संडे का टाइम है, वो घर पर है। तो मैंने उनको दिखाया चेक, बोले ये कैसे हो सकता है, ये तो बाउंस हो जाएगा। क्योंकि मुझे याद है उस ज़माने में उनकी तनख्वाह करीब
20-22 हज़ार रुपये थी। तो बोले इधर से उधर चलने और उधर से इधर चलने का 9,999 कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने चेक डाला दूसरे दिन और वो चेक पास भी हो गया। फिर वहाँ से टिकट विकट आई और मैंने वो विनोद सर के साथ काम किया। तेन काशी एक जगह है चेन्नई में जहाँ रोज़ा फिल्म की शूटिंग हुई है, हिल स्टेशन है, वहाँ से मैंने शुरुआत की। और फिर जब वापस आया तो उसके बाद ही दूसरा सीरियल भी मिल गया। और इस तरह से मेरे जीवन में बड़े चमत्कार हुए। जैसे सागर साहब मिल गया बालकनी से, बाद में लोग सालों साल मुलाकात नहीं हो पाती। फिर सागर साहब मेरे ख्याल से प्रेम जी की बेटी की शादी थी, प्रेम सागर जी जिनकी अभी ये पुस्तक निकली है। तो उस पार्टी में मुझे पापा जी ने मिलाया बिया चोपड़ा साहब से। तो मुझे रवि जी ने कहा कि तू ऑफिस आ जा। मैं ऑफिस गया तो लोग मिलने नहीं देते थे। फिर एक दिन रवि जी ही बाहर आए रहे थे, बोला अरे यार तू तो शादी में मिला था, आया नहीं। मैंने कहा मैं तो आ रहा था, आप कोई मिलने नहीं देता। फिर उनसे मुलाकात हो गई तो वहाँ पर फिर 7 साल तक लगातार काम करता रहा। तो मेरे जीवन में इस प्रकार के चमत्कार बहुत होते रहे और बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए बिना काम मुझे मिला। और जो काम मिला उसको मैंने पूरी नीयत से और पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयत्न ज़रूर किया।